नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक अमेजिंग पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, मैं हमेशा ये कहता हूँ नॉलेज फॉर क्यूरियस का मतलब है कि हमारा फोकस नॉलेज पे होता है। हम मजबूरी वाली पढ़ाई में नहीं मानते कि हम पढ़ रहे हैं क्योंकि यार पढ़ेंगे नहीं तो नंबर नहीं आएंगे। वो एक अलग टॉपिक है। ऑफ कोर्स अगर आप नहीं पढ़ोगे नंबर नहीं आएंगे और रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह, आपको घर वाले डांटेंगे। वो एक अलग टॉपिक है। बट अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका सौभाग्य है कि आपको किताबें मिल रही है। तो हमें पढ़ना है ऐसे। आपको, मुझे, हम सबको जो भी पढ़ना है, अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो उसके लिए मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए कि हमें इसे एंजॉय करना है। तो मैंने तो इस चैप्टर को बहुत एंजॉय किया, बहुत इंस्पायर हुआ एक वर्ल्ड लीडर से जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें इनके बचपन से लेके इनके राष्ट्रपति की शपथ लेने तक का पूरा वर्णन है। आज जो हम पढ़ेंगे वो इसका लास्ट चैप्टर है, राष्ट्रपति की शपथ। अगर आपको इनकी जिंदगी के बारे में पूरा जानना है 1 घंटे में, तो उसकी एक वीडियो है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है लिंक, आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। स्टडी आईक्यू की एक वीडियो है सिद्धांत सर की, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा समझाया हुआ है। फिलहाल बात करते हैं आज इस ऑटोबायोग्राफी के लास्ट चैप्टर की। इससे पहले जानते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में ब्रीफ में। आप इससे समझ जाओगे, इस कोट से, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में। अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। एक विनर, एक विजेता कौन होता है? जिसने अपने सपने को नहीं छोड़ा, लाइफ में प्रयास करता रहा। ऐसे ही थे नेल्सन, ये थे रियल हीरो। और काफी सारी चीजें आप देखोगे इनकी मिलती है हमारे हीरो से। हमारे हीरो कौन? हमारे हीरो बाहुबली या अक्षय कुमार नहीं, हमारे रियल हीरो लाइक महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, रियल हीरो। तो रियल हीरो से इनकी काफी सारी चीजें जुड़ती है। जैसे महात्मा गांधी को अगर आप पढ़ोगे तो महात्मा गांधी जब ब्लैक और ब्राउन के प्रति जो अन्याय होता है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। सेम नेल्सन का था। इनके देश यानी साउथ अफ्रीका में, मैं आगे आपको मैप भी दिखाऊंगा, साउथ अफ्रीका में क्या होता था, अन्याय होता था ब्लैक के खिलाफ, तो इन्होंने विद्रोह किया। और इसी तरीके से धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आए ये। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में आए, जैसे महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस में आए, वैसे ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में आए। इन्होंने भी अंग्रेजों यानी ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया, महात्मा गांधी ने भी किया। ये भी वकील थे, महात्मा गांधी भी वकील थे। दोनों के पास ऑप्शन था कि वकील बन के बिना सच का साथ दिए एक आराम वाली जिंदगी जी सकते थे। एक अच्छी फैमिली में थे दोनों ही, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ, सेम गवर्नमेंट के खिलाफ। ब्रिटिश अफ्रीका में भी थे, ब्रिटिश इंडिया में भी थे, उनके खिलाफ विद्रोह किया। इनफैक्ट जो नेल्सन मंडेला है ये काफी हद तक इंस्पायर्ड थे इंडियन हीरोज से, यानी गांधी जी से, नेहरू से, इनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थे। ये बहुत देख के इम्प्रेस थे कि नॉन वायलेंस से कोई कैसे जीत सकता है। नॉन वायलेंस की शक्ति से आप तलवारों वाले, उन बंदूकों वाले, आर्टिलरी वाले अंग्रेजों को हरा सकते हो। इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित थे नेल्सन। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैच करती है इनकी इंडियन हीरो लाल बहादुर शास्त्री से। अब आप इनका नाम देखो, नेल्सन रोहिल रोलिहिलाला मंडेला। अब आप सोचो दोनों नाम कैसे, इनके पिता का नाम होगा? जी नहीं, ये इनके बचपन का नाम है। बचपन में इनका नाम रखा गया था रोलिहिलाला। ये देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन, वैसे तो ये रोलिहिलाला ही है। तो इसका मतलब होता है शरारती, उद्यमी, मस्ती करने वाला। सिमिलरली इंडियन हीरो लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका बचपन का नाम था लाल बहादुर वर्मा, न कि शास्त्री। पर उनके एक टीचर को एहसास हो गया था कि ये बंदा बहुत ज्ञानी बनेगा, ये देश का कल्याण करेगा, इसलिए इसको शास्त्री बोला। तब से उनका नाम हो गया लाल बहादुर शास्त्री, यानी जिसको ज्ञान हो। सिमिलरली उनके ये जो नेल्सन मंडेला के टीचर थे, वो समझ गए थे कि यार ये ट्रबल मेकर तो नहीं है, ये तो नेशन बिल्डर है। तो उन्होंने कहा ये नाम हटाओ, रोहिली लाला, तुम्हारा नाम आज से नेल्सन। और तब से इनका नाम हो गया नेल्सन मंडेला। तो काफी सिमिलैरिटी है इनकी हमारे हीरो से। इनफैक्ट हमारे जैसे हीरो महात्मा गांधी है फादर ऑफ नेशन, सिमिलरली नेल्सन मंडेला भी है फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी इंडिया के हैं और नेल्सन साउथ अफ्रीका के हैं। तो ऑथर के बारे में मैंने आपको वैसे ही काफी बता दिया। रिवॉल्यूशनरी थे, पॉलिटिकल लीडर थे, फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जो इंसानियत की कदर करता है, इंसान के लिए जो काम करता है, वो थे। 1994 जिसका हम किस्सा पढ़ेंगे, 10 मई 1994 शपथ ली थी इन्होंने। 1999 तक ये राष्ट्रपति रहे साउथ अफ्रीका के। और ये कंट्री के पहले ब्लैक हेड थे, ब्लैक हेड ऑफ द स्टेट, यानी ब्लैक प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि वहां पे पहले रूल आ गया था अपार्टीड का, ये है।
अपार्टहाइड का मतलब होता है कि सिर्फ वाइट लोग वोट देंगे और वाइट लोग ही नेता बनेंगे। अब आप सोचो मेजोरिटी में कौन है? ब्लैक। देश किसका? ब्लैक का। अंग्रेज रूल कर रहे हैं तो अंग्रेजों की ही सरकार होगी, अंग्रेजों का ही प्रेसिडेंट होगा, तो ये बेकार ही हो गया ना। ये तो जो मेजोरिटी है वो कुछ नहीं कर सकती, माइनॉरिटी आपस में जुड़ के एक बंदे को बिठा लेगी, तो गलत है वो। तो जब इन्होंने रिवॉल्ट किया, सब लोगों ने रिवॉल्ट किया, तब इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद इनको चुना गया पहला ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी जो मेजोरिटी थी साउथ अफ्रीका की उसका पहला राष्ट्रपति। और इनका मोटिव था रेसिज्म को हराना। ऐसे नहीं कि मैं मेजोरिटी में आ गया, हम जैसे इतने सालों से व्हाइट ने ब्लैक को मारा, ब्लैक मिलके व्हाइट को मारेंगे, ये नहीं। जैसे दुर्भाग्यवश इंडिया में कई बार ऐसा होता है कि पहले वाली गवर्नमेंट माइनॉरिटी को सपोर्ट करती थी तो आज वाली मेजोरिटी को सपोर्ट करती है, पहले मेजोरिटी को मारते थे अब माइनॉरिटी को मार रहे हैं। ये चीज नहीं। जो गांधी जी का सपना था ये उससे थोड़ा सिमिलर है। वो ये कहते हैं कि नहीं, रेसिज्म होगा ही नहीं, व्हाइट ब्लैक का भेदभाव पूरा खत्म होगा। फॉस्टरिंग रेशियल रिकॉन्सिलेशन, इनका मोटिव था कि रेशियल रिकॉन्सिलेशन आए, लोगों में भेदभाव नहीं बचे। मंडेला 27 साल तक जेल में रहे थे। एक और सिमिलैरिटी गांधी जी से, जैसे गांधी जी जेल गए थे बहुत बार, इनका 27 साल जीवन का, यानी करीब करीब एक तिहाई जीवन, 95 की एज में इनकी डेथ हुई थी। सॉरी 95, एक तिहाई तो नहीं, ऑलमोस्ट एक चौथाई मान सकते हो, 27 साल 95 में से इनके जेल में बीत गए, क्योंकि ये अपार्टहाइड का विरोध कर रहे थे, यानी इस उस कानून का विरोध कर रहे थे जो ब्लैक को दबाता है और व्हाइट को ऊपर लेके आता है। इनके काम की वजह से इनको करीब करीब 250 ऑनर मिल चुके हैं, जिसमें 1990 का भारत रत्न और 1993 यानी 1993 का नोबेल पीस प्राइज भी है। साउथ अफ्रीका के ये फादर ऑफ द नेशन है। इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये हम पढ़ेंगे आज। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ये चीज़ याद रखना। इनकी डेफिनेशन डेमोक्रेसी के बारे में अच्छी है बहुत। वैसे आप लोग का 10th में सोशल में भी बहुत काम आएगी सारी चीज़ें। नेल्सन कहते हैं कि डेमोक्रेसी मीन्ड ऑल मैन टू बी हर्ड एंड डिसीजन वॉज टेकन टुगेदर एज अ पीपल। मेजोरिटी रूल वॉज अ फॉरेन नोशन, अ माइनॉरिटी वॉज नॉट टू बी क्लैश्ड बाय अ मेजोरिटी। अब आप देख रहे हो कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली कि ये नहीं सोचा कि अगर पहले मेजोरिटी को दबाया तो अब मेजोरिटी मिलकर माइनॉरिटी को दबाए। वो कहते हैं डेमोक्रेसी का मतलब है सब लोगों को सुना जाए, लोगों को एक पीपल माना जाए, न काला न गोरा। मेजोरिटी रूल अंग्रेज कहते थे कि मेजोरिटी रूल करेगी, वो ये इसमें भी नहीं मानते। न माइनॉरिटी को दबाया जाए वो ये मानते हैं, वो मेजोरिटी माइनॉरिटी को मानते ही नहीं है। लोग मतलब लोग, अफ्रीकन मतलब अफ्रीकन, न काला न गोरा, कोई मेजोरिटी का रट्टा नहीं। बाय द वे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आप लोगों को हो सकता है डाउट हो कि ये साउथ अफ्रीका है, तो देखो ये साउथ अफ्रीका नहीं है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। साउथ अफ्रीका यहाँ पर एक कंट्री है, देखो ये वाली कंट्री है साउथ अफ्रीका, और ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। बहुत लोग इसी को साउथ अफ्रीका समझ लेते हैं, तो अलग अलग कंट्री है। दुर्भाग्यवश आज ये इतनी तरक्की नहीं कर पाई है। यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉर अभी भी चल रहा है। इनफैक्ट आपको बताऊं तो दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड, हीरे, जवाहरात साउथ अफ्रीका में है और इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर है। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, पर बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है और आपस में अभी तक लड़ाई चली रही है। मतलब जैसे यहाँ पे शांति है ना, एशिया में थोड़ी बहुत शांति है, बाकी कुछ कंट्रीज है जो शांति से व्यापार कर पा रही, तरक्की कर पा रही है, वहां नहीं है। दुनिया का सबसे जो गरीब कॉन्टिनेंट है वो भी यही है। सबसे ज्यादा भूखे लोग, सबसे पीड़ित लोग, मेडिकल सुविधाओं से रिक्त, पानी से रिक्त, ऐसे बहुत सारे लोग आपको यहीं पर मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं चैप्टर। आई होप बैकग्राउंड क्लियर हो चुका होगा। देखिए वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे हम। 10th में 1994 ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, आपके चैप्टर में लिखा है 10th में dawned bright and clear for the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। अब देखो यहाँ इनॉग्रेशन का मतलब है उनका शपथ समारोह, जब नेल्सन मंडेला और इनके दो साथी थे या बाकी के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने शपथ ली थी। वो कहते हैं कि आज आ गया 10 मई, पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ हैं दुनिया के बहुत पावरफुल लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स, जो आए हैं इस इनॉग्रेशन में भाग लेने। आखिर दुनिया में एक डेमोक्रेसी बन रही है, इतिहास रचा जा रहा है, तो कौन नहीं आएगा। तो बड़े बड़े देशों के जो राष्ट्रपति थे, आगे मैं आपको इमेजेस भी दिखाऊंगा, वो यहाँ पर आए हुए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि दुनिया के इतने बड़े बड़े नेता साउथ अफ्रीका की जमीन पे आए हों। तो ये अब तक की सबसे बड़ी गैदरिंग थी जब इतने सारे
राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इस जमीन पे आए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन अ लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो ये मैंने आपको ओरिजिनल इमेज दिखाई हुई है, सरकारी बिल्डिंग है और ये एम्पी थिएटर यानी यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई है, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। आगे मैं आपको और भी इमेजेस दिखाऊंगा। बहुत सारे हजारों लाखों लोग थे सीढ़ियों पे बैठे हुए जहाँ पे ये प्रोग्राम रखा था। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors of nations for the installation of South Africa's first democratic, non-racial government. अब होता क्या है, तो बैकग्राउंड आपका क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं हम वर्ड टू वर्ड। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. 10 मई, ये बात हो रही है 10 मई 1994 की। बहुत ही ब्राइट और क्लियर दिन था। ब्राइट और क्लियर मतलब क्या, बहुत ही सुखद दिन था। ऑफ कोर्स यार, अगर आप एक देशभक्त हो, आपके देश को स्वतंत्रता मिल रही है, आपकी कम्युनिटी कई सालों की गुलामी से आज़ाद हो रही है, तो कितना सुख होगा। सपोज जैसे इंडिया के लिए अगर मान लो हम लोग 1947 की रात को 12 बजे होते, हमारे सामने हमारे पहले प्रधानमंत्री ने शपथ ली होती, बताया होता कि देश आज़ाद हो गया, तो हमको कितना अच्छा फील होता। वैसा ही इनको भी फील हो रहा है। और यहाँ तो मैं कह रहा हूँ एज एन ऑडियंस, और वहां तो वो खुद ही राष्ट्रपति थे। मतलब अपने देश को आज़ाद होता देख, अपने देश को इतना रिपब्लिक बनता देख, और उसकी सबसे बड़ी पोजीशन, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जब होगी तो आदमी कितना खुश होगा। इस खुशी को ही बयां करते हुए उन्होंने वर्ड यूज किए हुए हैं, ब्राइट एंड क्लियर। फिर वो कहते हैं पिछले कुछ दिनों से मेरे आसपास, मतलब मेरे साथ में थे वर्ल्ड लीडर्स, दुनिया के बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो आए हैं, जमीन पर आए थे वहां पर इनॉग्रेशन में अपना सम्मान देने के लिए, यानी अफ्रीका की जो तरक्की है, जो रिपब्लिक बनने की खुशी है, इस खुशी में शामिल होने के लिए। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन अफ्रीकन सॉइल। ये पूरे इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि कभी इतने सारे नेता, पूरी दुनिया के राष्ट्र अध्यक्ष कभी अफ्रीका की जमीन पर आए हो। ये पहली बार था और आज तक की सबसे बड़ी गैदरिंग थी जब दुनिया के इतने बड़े बड़े लीडर इस जमीन पे आए हो। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन अ लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। ये हुई कहाँ पे सेरेमनीज, तो एक एम्पी थिएटर था। एम्पी थिएटर मतलब होता है जहाँ पे देखो जीने हो, मतलब सीढ़ियां बनी हुई हो और बड़ी बड़ी बिल्डिंग है आसपास। तो ये रियल फोटो मैंने आपको दिखाई है, देखो ये सीढ़ियां हैं। वैसे बहुत बड़ी फोटो में आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये यूनियन यानी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। प्रिटोरिया नाम की जगह में, प्रिटोरिया एक बहुत बड़ा शहर है, आई थिंक कैपिटल साउथ अफ्रीका की। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. आज तक ये जो सत्ता है, ये जो पूरी यूनियन बिल्डिंग्स हैं, ये किसकी सीट थी? वाइट सुप्रीमेसी, जहां पे खाली वाइट राज करते थे, गोरे राज करते थे। गोरे मतलब ब्रिटिश नहीं, गोरे मतलब ये जो भी यूरोप के आए हुए शासक थे, या स्पेशली ब्रिटेन, जो लोग कहते थे कि नहीं, काले गुलामी के लायक है, कालों को अधिकार नहीं होगा, और वो हमेशा काले को ही नेता बनाते थे। तो ये कहते हैं कि अब ये जो सीट है, अब ये डेमोक्रेटिक हो चुकी है। यहाँ पे फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट आई है जो भेदभाव नहीं करेगी, ना उसके लिए कोई काला ना उसके लिए कोई गोरा, उसके लिए इंसान मतलब इंसान है। ऐसी जमीन, यहाँ पे रेनबो गैदरिंग है, यहाँ पे आज हर तरह की कम्युनिटी है। अमेरिका के राष्ट्रपति थे, नेल्सन थे, और इनफैक्ट वो सरकार में भी सब ऐसे नहीं था कि सब काले हो, सब ब्लैक पीपल हो, नहीं, कुछ गोरे थे, कुछ काले थे, सबको अधिकार दिया जा रहा था। तो रेनबो गैदरिंग थी बेसिकली वो। फिर देखो, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जिनानी। तो इनके साथ में इनकी बेटी भी थी जिनानी, जब नेल्सन आए थे। इनकी वही पूरी वीडियो अवेलेबल है, मैंने उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो पोडियम पे पहले आए मिस्टर डे क्लर्क की हैं, ठीक है। ये नेल्सन से पहले राष्ट्रपति थे साउथ अफ्रीका के। मैंने कहा था सिर्फ गोरे को ही राष्ट्रपति बनाया जाएगा, तो पहले ये डे क्लर्क थे। फिर इतना विद्रोह हुआ कि इन्होंने खुद कह दिया था कि भाई अब आप बन जाओ, अब आपका टाइम आ गया है। फिर भी नेल्सन ने ऐसे नहीं कि इनको हटा दिया, इनको सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया। फिर तो ये थाबो इम्बेकी, देन थाबो इम्बेकी was sworn in first deputy president। अब आप लोग सोच रहे होगे कि अंडरलाइन क्यों है,
तो देखो ये अंडरलाइन वर्ड जो है ना, ये पूरी वोकेबलरी है, और ये पूरी वोकेबलरी की आपको पीडीएफ प्लस ये जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आपको पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसकी मैंने लिंक दी हुई है हमारे टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, उसमें मैं सारे के सारे पीडीएफ और नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ। तो आप ये वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक पे क्लिक करना, आप टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। उस ग्रुप में आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा जहां पे इसके प्रोनाउंसिएशन लिखे हुए होंगे कि आखिर इसको क्या बोलते हैं, वरना आप बाद में इसको डी डी बोलोगे। डी क्लैक, डी क्लैक, ये थाबो इम्बैकी। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, अब उन्होंने फिर फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. फिर मेरा टर्न आया, मेरा कौन, ये है थाबो इम्बेकी। इसके बाद नेल्सन की बारी आई, तो वो कहते हैं मैंने भी शपथ ली कि मैं अपने देश के लोगों का भला करूंगा। ये है वो इमेज जहां पे वर्ल्ड लीडर्स थे। ये उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री का राष्ट्रपति, और भी वेरियस उस समय के वर्ल्ड लीडर्स। आप नहीं पहचान पाओगे अभी, जो कि उस समय तो अपन थे नहीं। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, तो जो वहां पे गेस्ट थे ये सब लोग और पूरी दुनिया मुझे देख रही थी उस समय, तब मैंने कहा टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। आज हम अपनी प्रेजेंस से सम्मान देते हैं, एक उम्मीद देते हैं इस नए जन्मे हुई आजादी को। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। यहाँ बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। आप देखो वो क्या कह रहे हैं कि इतने सालों से जो ह्यूमन डिजास्टर हुआ जो नहीं होना चाहिए था, ऑफकोर्स यार, एक किसी की जाति, किसी के रंग के आधार पे भेदभाव और इतनी बुरी हालत, अगर आप कोई पढ़ोगे हिस्ट्री, कितना ज्यादा अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये ऑफकोर्स एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है जो नहीं होना चाहिए था। इतने सालों तक चला, सैकड़ों सालों तक ये भी चला। इसके बाद एक ऐसे समाज की उत्पत्ति होना चाहिए जिसपे इंसानियत को गर्व हो। वी हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल। वो बहुत खुश हैं। वो कहते हैं कि हम लोग जो थोड़े टाइम पहले, मतलब आजादी मिलने के पहले, हम आउटलॉस थे। जो दुनिया है, स्पेशली जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये गोरे कंट्री, जैसे ये अमेरिका के अभी राष्ट्रपति आए ना, इससे पहले सब गोरे क्या कहते थे, ये तो नीच लोग हैं। वैसे ये वर्ड में यूज कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, बट ऐसा ही होता था। इनकी सोच ये थी। इनफैक्ट जो व्हाइट लोग हैं, इनकी तो सोच थी, ये बनाई गई थी। अगर आपने 9th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, नाजिम पढ़ा होगा, उसमें भी ये सोच बनाई गई थी कि नाजिम के अलावा लोग बेकार है, नीच है, उन पर राज होना चाहिए, हम राज करने के लिए हैं। तो व्हाइट ने भी ये सोच बना दी थी कि व्हाइट मतलब अच्छे, ब्लैक मतलब बुरे, ब्राउन मतलब बुरे। तो वो जो आउटलॉ बना के रखा था कि आप इलीगल हो, आपको रहने का अधिकार नहीं है, आप मानव नहीं हो, आप उतने मानव नहीं हो जितने हम हैं, व्हाइट ये कहते थे। उनको आज अधिकार मिला कि आज वो दुनिया के इतने बड़े बड़े नेताओं को होस्ट कर पाए, उनको बुला पाए, उनके बराबर बैठ पाए। वी थैंक all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. वो कहते हैं कि आप सबका धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आए और मेरे लोगों के साथ हो, हमारे देश के लोगों के साथ में आप खड़े हो। और ये विजय है, ये कॉमन विक्ट्री है, मतलब सबकी विजय है। ऐसा नहीं कि अफ्रीका की है, ये पूरी दुनिया में न्याय, पूरी दुनिया में शांति और पूरी दुनिया में जो मानव की गरिमा है, मानव की जो इज्जत है, ये इसकी विजय है। क्योंकि अगर कहीं पे भी अन्याय है तो पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए बेकार होता है, और कहीं पे भी जब न्याय होता है तो वो पूरी मानवता के लिए होता है। फिर वो कहते हैं वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. तब वो कहते हैं, ये देखो, ये नेल्सन की फोटो है शपथ लेते हुए। हम लोग ऐसे हाथ आगे करके शपथ लेते हैं, ये लोग हाथ ऊपर करके शपथ लेते हैं। वो कहते हैं हमने जो पॉलिटिकल हमारा इमांसिपेशन था, पॉलिटिकल मोटिव था, वो तो हमने पा लिया। अब अगर आपने कभी पढ़ा हो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नेहरू जी का भाषण, बाय द वे वो भी मैंने कवर किया हुआ है, समझाया हुआ है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वो एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। तो उस समय नेहरू जी ने भी यही कहा था कि हमें आजादी तो मिल गई, पर हमारा मोटिव यहां खत्म नहीं होता, यहां से जर्नी शुरू होती है। नेल्सन भी कहते हैं यहां से जर्नी शुरू होती है। जर्नी क्या है कि इतने सालों से जो लोग गरीब हैं, एक जो बंधन है गरीबी का, डिप्राइवेशन का, जब लोगों को बेसिक चीज नहीं मिल पा रही, पानी नहीं मिल पा रहा, हिंदुस्तान में भी था, अफ्रीका में भी था, आज भी दोनों कंट्रीज में सेम चीज है, काफी हद तक गरीबी है,
लोगों को पीने का पानी, नहाने का पानी भी नहीं मिल पाता। जो सफरिंग है जेंडर के नाम पे या दूसरे और वेरियस रीजंस की वजह से, यानी कास्ट की वजह से, क्रीड की वजह से, गांव की वजह से, शहर की वजह से जो भेदभाव होता है, इन सबसे मुक्त किया जाए। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन बाय वन ऑफ अनदर। तो आप सोच रहे हो 3 बार नेवर बोल दिया, कितना मतलब उस व्यक्ति को हेट है ऑपरेशन के लिए। और यहाँ पे ये नहीं कहा कि फिर से गोरे आएंगे, वो कहते हैं कभी भी जमीन पे एक दूसरे पे अत्याचार न करें, कभी भी ना मेजोरिटी माइनॉरिटी पे ना माइनॉरिटी मेजोरिटी पे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। इस इतनी जो अचीवमेंट हो, ये ग्लोरियस अचीवमेंट है इंसान की, इसका कभी सूर्यास्त ना हो, ये कभी खत्म ना हो। लेट फ्रीडम रीन, सिर्फ आजादी का राज हो, हर कोई यहाँ पे आजाद हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को भगवान संभाले, भगवान कृपा करे। उसके बाद क्या होता है देखो, ये स्पीच खत्म होती है। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन ऑ एज अ स्पेक्टिकुलर array of South Africa jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings। अब जो मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई थी उसके ऊपर क्या होता है, ये प्लेन। राष्ट्रपति, अगर आपने कभी 15 अगस्त या 26 जनवरी परेड देखोगे तो हर बार ऐसे होता है, प्लेन निकलते हैं। ये है रिप्रेजेंटेटिव इमेज, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। और ये ओरिजिनल फोटो है 1994 की, ठीक है। थोड़ी सी क्लियर नहीं क्योंकि बहुत पुरानी इमेज है ये 1994 की। तो ये सब वो प्लेन है, इम्पाला जेट्स थे, और ऐसे कलर उड़ाते हुए ऊपर से निकल रहे थे, सबका ध्यान आकर्षित करते हुए। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स but a demonstration of military's loyalty to the democracy, to new government that had been fairly and freely elected। तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ ये नहीं दिखा रहे थे कि देखो प्लेन प्रॉपर शेप में आ सकते हैं, ये देखो लाइन में लग रहे हैं, या मिलिट्री की पावर नहीं दिखानी थी, हमको ये दिखाना था मिलिट्री का समर्पण इस नए देश के लिए, नई सरकार के लिए। एक ऐसी सरकार जो फ्रीली आई है, जो सरकार लोगों की है, जो सरकार किसी विदेशी सरकार की नहीं है। ऐसे नहीं है कि अंग्रेजों ने आया सरकार बिठा ली, जो पपेट गवर्नमेंट होती है, वो नहीं है। ये देश उन लोगों की है, ये वही सोल्जर जो काले या गोरे हैं, इसी देश के सोल्जर्स, इन्हीं की अपनी सरकार है ये। तो वो समर्पण दिखाता है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। अब वो कहते हैं अभी थोड़ी देर पहले बड़े बड़े साउथ अफ्रीका के, हमारे ही साउथ अफ्रीका के जो बड़े बड़े डिफेंस फोर्स के और पुलिस के जो जनरल्स हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है ना एयरफोर्स का जनरल, आर्मी का जनरल, नेवी का जनरल, अब तो सीडीएस हो गए हमारे विपिन रावत जी। सीडीएस मतलब वो तीनों को कम्युनिकेट करते हैं, तीनों के लीडर हैं एक तरह से। तो ये लोग मुझे सैल्यूट कर रहे थे और उन्होंने लॉयल्टी ली कि हम राष्ट्रपति के प्रति समर्पित रहेंगे। लेकिन आपको पता है एक इंटरेस्टिंग चीज, ये देखो, आई वॉज नॉट माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। कुछ साल पहले यही लोग मेरे को अरेस्ट करते थे। ऑफकोर्स यार सरकार दूसरी थी, अरेस्ट करते थे। अब जैसे इंडिया में आप देखोगे, आज योगी आदित्यनाथ जो है वो हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। तो अभी बहुत सारे जो आईएएस आईपीएस हैं वो उनके एक सिग्नेचर पे ट्रांसफर हो जाते हैं, जबकि करीब करीब 10 साल पहले, या आई थिंक 14 या 15 साल पहले, जब वो विधायक हुआ करते थे और समाजवादी पार्टी थी, तो समाजवादी पार्टी के कहने पर उनको अरेस्ट किया गया था। एक बार तो रोए भी थे योगी आदित्यनाथ। तो ऑफिसर तो वही थे, तो आज वो ऑफिसर सलाम ठोकते हैं और तब उनको अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि तब गवर्नमेंट दूसरी थी। सिमिलरली जब अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी तो इन्हीं नेल्सन मंडेला को जेल में पटक दिया गया था, और आज यही लोग इनको सल्यूट कर रहे हैं। पर वो कहते हैं आई वॉज नॉट माइंडफुल। यहां पे दिखता है एक जो जिसको कहते हैं बड़प्पन, ब्रॉड मेंटेलिटी। जब आप बदला नहीं ले रहे हो कि अब मैं पावर में आ गया, अब वाट लगाता हूँ इनकी। जैसे आजकल होता है ना, हाल तबादले कर देते हैं, ट्रांसफर मार देते हैं कि इसने मेरी बात नहीं मानी, तेरे को कब बताता हूँ देखो। वो ऐसे नहीं थे, ये होते हैं ग्रेट लीडर्स। तभी ये जो हमारे आजकल के पीएम सीएम है, इनका नाम इतना नहीं चलता, लेकिन उस समय के इंस्पिरेशन बन जाते थे। सो अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट ये हो गया। फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of the new South African flags। तो ये सब वो रियल इमेज है। इम्पाला जेट्स यानी एक हल्का विमान होता है, ठीक है। तो ये ऐसे निकलने लगे और इस तरीके से साउथ अफ्रीका के झंडे के जो रंग है उसको छोड़ते हुए वो आगे बढ़े। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी by playing of our two national anthems, the vision of whites singing Nkosi Sikelele अफ्रीका। देखो प्रोनाउंसिएशन मैंने दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे आपको प्रोनाउंसिएशन पीडीएफ में मिल जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इनकोसी सिकलेले अफ्रीका,
ये गा रहे थे वाइट लोग, दो नेशनल एंथम गाए गए थे। ये ऐसे हजारों लाखों लोग थे। ये पीछे जो मैंने आपको बताया ना, एम्पी थिएटर है, हजारों लाखों लोग एंथम गा रहे थे। तो पहले ये व्हाइट वाले लोगों का एंथम था, ये इनकोसी सिकलेले। फिर जो ब्लैक वाले लोग हैं वो गाते थे डायस्टेम। और ये जो ओल्ड एंथम, ये जो डायस्टेम, ये ओल्ड एंथम है, ये व्हाइट वाले लोगों के आने से भी पहले। लोगों को याद भी नहीं था। ऑल्दो दे नाइदर ग्रुप न्यू, दोनों में से किसी को पता ही नहीं थे लिरिक्स। पर नेल्सन को उम्मीद थी, कोई बात नहीं, बहुत जल्द इनको दिल से याद हो। जैसे आज हमको याद है ना अपना जनगण मन, अब नींद में गवा लो, नींद में गा देते हम लोग, क्योंकि अब हम आजाद हैं। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेलम्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब इस समय मुझे अपना इतिहास याद आ रहा था, मैं एकदम इमोशनल था, मैं मतलब नेल्सन इमोशनल था। मुझे इतिहास मुझे याद आ रहा था, क्योंकि देखो, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, द वाइट स्किन पीपल्स, ये पीपल्स क्यों है, देखो पीपल्स मतलब होता है जातियां। The white-skinned peoples of South Africa patched up their difference and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. तो हुआ क्या था कि जैसे मान लो ये साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे एक वॉर हुआ था, ठीक है, 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, यानी 1900 से लेके 1920 के करीब करीब क्या हुआ था, अंग्रेजों के बीच में, यानी एंग्लो मतलब होता है जब ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, एंग्लो इंग्लिश भी बोलते हैं ना, तो ब्रिटिश वालों के बीच में यार बोअर एक कम्युनिटी थी साउथ अफ्रीका में, इनके बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध के बाद से हालात और खराब हो गए। जो व्हाइट स्किन वाले लोग थे साउथ अफ्रीका में रहने वाले, जो कभी बाहर से आए होंगे, ये लोग और इन लोगों ने काले लोगों के खिलाफ रेशियल डोमिनेशन शुरू कर दिया, अत्याचार शुरू कर दिया, भेदभाव बहुत स्पीड में पनपने लगा। उस समय तो नेल्सन का जन्म भी नहीं हुआ था, वो ऐसा कहते हैं। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नन। तो सबसे ज्यादा इनह्यूमन, सबसे जो बुरा हो सकता था वो हुआ। जैसे हमारे यहाँ होता है ना अशुद्धि शुद्धि जात पात, हम कितना पछता रहे हैं आज, ऐसे वहां पे भी जात पात आई, वो भी पछता रहे हैं। दुनिया में जहां पे जात पात और रंग भेद आएगा वो पछताएंगे। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, लास्ट डेकेड कौन सी होती है, आखिरी के 10 साल, तो ये 1990 से 2000, आखिरी के 10 साल ही तो हुए, और 1994 की तो ये बात हो रही है। तो अब वो कहते हैं कि ये जो लास्ट डेकेड था 20th सेंचुरी का, एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन, इंसान के रूप में मेरा 8th डेकेड, यानी मैं इस बार 80 साल की उम्र का हो चुका हूं इसमें। और जो हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, ये कौन सी चल रहा है सेंचुरी में, 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेड में। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, ये पूरा सिस्टम पलट दिया गया है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल द पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ द स्किन। और अब एक ऐसा सिस्टम आ चुका है हमारे देश में जो आपको रंग के भेद पर नहीं जज करता, मतलब रंग के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो ये बहुत खुशी थी कि मेरे पैदा होने से पहले कोई चीज शुरू हुई, जिंदगी भर मैंने फेस किया, और आज मेरे मरने से पहले जब मैं 80 साल का हूं तो वो पलट दिया गया है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। लेकिन दिन ऐसे थोड़ा ना आया, आजादी चाहे उनकी हो, हमारी हो, अमेरिका की हो, आयरलैंड की हो, किसी की भी हो, ऐसे थोड़ा आती है। आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसे लिखने के लिए तो खून की नदी बहाई जाती है। ये पोयम की लाइन है, इसका मतलब भी यही होता है कि आजादी के लिए लाखों लोग बलिदान देते हैं। तो ये अनइमेजिनेबल, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसी प्रताड़ना होती है। इंडिया में भी अगर आप अंडमान निकोबार का कभी इतिहास देखना, वहां पे सेलुलर जेल था, तो हमें जैसे बकरे को लटकाते ना कसाई, ऐसे अंग्रेज लोग हमको लटका देते थे, कील पे खूंटे पे लटकाया, हमारा खून बहता था, बॉडी सूख जाती थी, उसमें स्केलेटन बन जाता था, बहुत ज्यादा अत्याचार होते थे, भूखा मारते थे, जख्म दिए जाते थे, जानवरों जैसा सलूक करते थे, तब इस देश को आजादी मिली है। तो वैसे ही वहां पे भी हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया, ऐसा बलिदान जिसको ना आप काउंट कर सकते हो न रीपे कर सकते हो, मतलब कभी चुका नहीं सकते, पैसों से सम्मान से आप कभी चुका नहीं पाओगे। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। अब इनको ऐसा फील हो रहा था कि मुझसे पहले जितने भी पैट्रियट हैं, मैं उनका सम था, मतलब देशभक्ति की एक जो लहर है, एक जो पीढ़ी दर पीढ़ी लेगेसी है, वो आज मुझ पे रुकी हुई थी, वो सारी की सारी आज मुझ में आ गई थी, वो देशभक्ति, मतलब मेरे माध्यम से आज वो सारे जो देशभक्त हैं उनको शांति मिल रही होगी एक तरह से। दैट लॉन्ग एंड नॉबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। तो मैं एक तरह से बीच में हूं, मतलब एक जो लेगेसी है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे देखो, जैसे इंडिया है,
अब इंडिया में कभी देशभक्ति थी पृथ्वीराज चौहान में, कभी महाराणा प्रताप, कभी छत्रपति शिवाजी, फिर एक टाइम आया जब अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद फिर आए महात्मा गांधी, उसके बाद आए अटल बिहारी वाजपेयी जी, फिर अब अगर मोदी जी हैं हमारे सामने देशभक्त, तो मोदी जी के लिए प्रेरणा कौन है? ये पूरी लेगेसी। और आने वाले 200 या 300 साल बाद प्रेरणा कौन होगा? मोदी जी। तो मोदी जी कौन हुए? एक ऐसे व्यक्ति जहां पे ये लाइन खत्म हो रही है और शुरू हो रही है। सिमिलरली नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि इतने सारे देशभक्त जो आए, ये एक लेगेसी है। ये देशभक्ति की जो लाइन है, ये कहाँ खत्म हो रही है आज? ये जो देशभक्ति की लाइन है, ये कहाँ खत्म हो रही है? मुझ पे आज ये खत्म हो रही है, और मुझ पे खत्म होके ही मुझसे ही शुरू भी हो रही है। तो देखिए, ये लाइन मुझसे शुरू और मुझ पे ही खत्म हो रही है। आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, आई एम पेन्ड that I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifices had wrought। अब दुख की बात यह है कि वो जो लोग जिन्होंने बलिदान दिया इस देश के लिए, हमारे साउथ अफ्रीका के लिए, ना आज मैं उनको धन्यवाद दे सकता हूँ, ना वो देख सकते हैं कि क्या हुआ। जैसे इस देश को आज़ादी मिली तो क्या हर कोई जिंदा था क्या? न जाने कितने वीर, हमारे शहीद आजम भगत सिंह, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, न जाने कितने जो शहीद हो चुके थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग शहीद हुए, सबको धन्यवाद तो हम दे नहीं सकते ना, न सबको हम मंत्री बना सकते हैं। तो उनका बलिदान आज़ादी को लेके आया, बट सबको धन्यवाद देना संभव न हो पाया। ये इमेजेस हैं जो आपकी बुक में गिवन है। ये सब लोग हैं जो नेल्सन से पहले देशभक्त रह चुके हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड होता है, ठीक है, वाउंड नहीं होता, वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये जो पॉलिसी थी ना अपार्थाइड की, मतलब जब वो कानून ले आए कि यार कालों का अधिकार नहीं होगा, सिर्फ गोरों का अधिकार होगा, तो ये बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला एक चोट थी मेरे देश पर। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। इस चोट से बाहर निकलने में अगर मान लो पीढ़ियां नहीं लगी तो कम से कम कई वर्ष तो हमें लगी जाएंगी इससे निकलने में, क्योंकि इतना आसान थोड़ा ना होता है कि आपने आज शपथ ले लिया, आपने बोल दिया कि आज से भेदभाव खत्म और भेदभाव खत्म हो जाएगा। बहुत टाइम लगता है, आपको बहुत पॉलिसीज लाना पड़ती है। हमको भी जातिवाद को हटाने में रिजर्वेशन लाना पड़ा। आज 70 साल हो गया आज़ादी को, तो रिजर्वेशन हटा थोड़ा ना है, और न अभी इतनी हालत सुधरी है। दलितों के साथ अभी भी अन्याय हो रहा है, तो हम लोग नहीं कर पाए ना, अभी 70 साल हमको लग गए, नहीं कर पाए। तो इतना आसान नहीं होता किसी, जब कोई पराई कंट्री आके आपके देश में ऐसे बीज बो जाती है डिवाइड एंड रूल के, स्पेशली जो अंग्रेज बोते थे, इसको हटाना कोई हलवा नहीं है। तो वही ये भी कह रहे हैं कि इसमें टाइम तो उनको लगेगा, बट डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was it produced the Oliver Tambos, the Walter Fisulus, the Chief Luthilus, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sobukves of our time। अब वो कहते हैं कि लेकिन एक अनइंटेंडेड इफेक्ट था, मतलब अंग्रेजों को पता नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन एक ऐसा इफेक्ट हो गया इनके अत्याचार से। वो इफेक्ट क्या हुआ कि इसने हमको ऐसे रिवॉल्यूशनरी दी थी। मैंने अभी अभी आपको नाम बताया ना, 6 रिवॉल्यूशनरी ये है। अब देखो, तो ये रिवॉल्यूशनरी हमको मिल गया। अब इंडिया में भी अगर अंग्रेज नहीं होते तो कैसे हमको नेताजी या भगत सिंह मिलते? हमको कैसे पता होता कि हमारे देश में रहने वाले ये नौजवान 21, 22, 23 साल के शहीद आजम भगत सिंह, हेमू कालानी और भी जाने जाने कितने लोग थे जिन्होंने बलिदान दिया इस देश के लिए। तो ऐसे लोगों को बनाया, क्योंकि जब परिस्थिति ऐसी आती है ना, तभी तो देश के महान लोग निकलते हैं। जब एडवर्सिटी आएगी तभी तो अपॉर्चुनिटी बनेगी। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज, विजडम, जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नन अगेन। शायद ऐसे लोग कभी नहीं आएंगे इस धरती पे। अगर ऐसे लोग जो आए जिन पे इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, इतनी समझ, इतना प्रेम था, शायद ही ऐसे लोग कभी आ पाएंगे, न भूतो न भविष्यति। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। शायद ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अत्याचार होगा तभी बहुत ज्यादा इस तरीके के लोग आ पाएंगे। ऐसा होता है। गांधी जी कब आए? जब अत्याचार हुआ। अत्याचार नहीं थे तो गांधी भी कहाँ थे, है ना? जब स्ट्रगल होगा तभी ऐसे लोग आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं गांधी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब इतना ज्यादा ऑपरेशन होता है तो ऐसे कैरेक्टर के लोग भी आते हैं। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स। मेरी कंट्री जो है वैसे मिनरल्स में बहुत रिच है, यहाँ पे हीरे जवाहरात बहुत हैं। एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, ऐसे हीरे जवाहरात जो मिट्टी के नीचे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन मैंने हमेशा ये समझा है कि उसका सबसे बड़ा जो गहना है, सबसे बड़ा जो कीमत है, सबसे बड़ी रिसोर्स है उसके अपने लोग, सबसे फाइनर, सबसे ड्यूरथ।
ट्रूएस्ट मतलब सबसे महंगे, सबसे सच्चे हीरे जवाहरात जो हैं उनसे भी ऊपर है उस जमीन के लोग। तो अब आपके लिए एक नोट है, देखो अभी अभी जो हमने स्लाइड देखी वहां पे ये जो नेम्स है ना, लाइक ब्रैम फिशर, तो आप देखोगे इसमें दो चीजें थी। पहले इसके आगे लगा हुआ था द, पहली चीज है द। सेकेंड थिंग इसके बाद एस लगा हुआ था। फिशर सरनेम नहीं है, फिशर सरनेम है। ऐसे ही है वॉल्टर सिसुलू। वॉल्टर सिसुलू आपको पता है गुरु थे, एक तरह से इंस्पिरेशन थे नेल्सन मंडेला की। तो इसमें एस लगाया, तो एस सरनेम का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर ये वर्ड्स जो ये पूरे 6 नाम दिए हुए हैं इनका एक डिफरेंट मीनिंग है। ये मीनिंग है कि ये एक पर्सनैलिटी की तरह यूज हुए हैं। जैसे मैं कहूं कि कालिदास शेक्सपियर है इंडिया के। अब यहाँ पे शेक्सपियर भी तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में द तो आता नहीं है, तो यहाँ द क्यों आया? क्योंकि मैंने कहा कालिदास शेक्सपियर है इंडिया के, तो मैं शेक्सपियर एक पर्सन की बात नहीं कर रहा, मैं शेक्सपियर एक पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ। जैसे आपकी गली में भी अगर मान लो कोई लड़का अच्छा क्रिकेट खेलता है तो लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो हमारा सचिन तेंदुलकर है। तो आप उसको सचिन तेंदुलकर से जब कंपेयर कर रहे हो तो आप बात कर रहे हो सचिन तेंदुलकर एक पर्सनैलिटी, टैलेंट, पहचान। आप उस पहचान से, उस टैलेंट से कंपेयर कर रहे हो, ना कि सिर्फ उस पर्सन से। सिमिलरली हम कहते हैं कि बॉम्बे इंडिया का न्यूयॉर्क है, तो हम क्वालिटी कर रहे हैं कि जैसे न्यूयॉर्क में पॉपुलेशन ज्यादा है, इकोनॉमी ज्यादा है, वैसे ही बॉम्बे में भी इकोनॉमी और पॉपुलेशन दोनों ज्यादा है। इसी तरीके से ये जो स्लाइड है मैं आपको दिखाई देता हूं स्लाइड। यहां पर ये जो नाम यूज किए गए हैं देखो, द यस यूसुफ डरूज एस लगा दिया, द वॉल्टर सिसुलुस, ऑलिवर टेम्बूस, फिशर्स एंड ये सोबुकवेस, ये एस एस लगा दिया गया, द लगा दिया गया। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट लागू हुआ है कि यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं, ये जो शख्सियतें हैं, ये पर्सनैलिटीज हैं, इनका स्पेशल मीनिंग है। ये एज अ पर्सन हम नहीं मान रहे हैं, तो याद रखिएगा ये चीज बहुत। अब इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। इन्हीं कॉमरेड्स मतलब इन्हीं साथियों से, साथियों से बोल सकते हो, या कॉमरेड कई बार हम बोलते हैं जब कोई हमारी ही पॉलिटिकल टीम से हो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हो। तो ये सब लोग मानते थे कि जो अपार्टहाइड है वो गलत है, तो इसलिए नेल्सन इनको कॉमरेड्स बोलते हैं। वो कहते हैं कि इन्हीं सब कॉमरेड्स से मैंने करेज सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। टाइम एंड अगेन मतलब बार बार, बार बार मैंने देखा है आदमियों को, औरतों को, बेसिकली पूरी जनता को, कि वो अपनी जिंदगी पे रिस्क लेते हैं और एक आइडिया के लिए अपनी जिंदगी दे देते हैं। वो आइडिया क्या है? वो आइडिया कि इक्वालिटी आके रहेगी, काले गोरे ब्राउन का भेद नहीं रहेगा। इस आइडिया के लिए उन्होंने अपनी जान दी। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग a strength and resilience that defies the imagination। मैंने देखा है लोगों को जो अटैक और टॉर्चर को सहन करते हैं, एक शक्ति दिखाते हैं, एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक ठहराव, एक ऐसा जो इमेजिनेशन से परे है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना दर्द वो सहन करते हैं। हालांकि हम तो एक डेमोक्रेटिक नेशन में पैदा हुए हैं और बहुत अच्छा हमें माहौल मिलता है, पर इस माहौल को बनाने के लिए जिन लोगों ने अत्याचार सहन किए आज वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसके बाद ये मैंने रेड में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी और आपके कंटेक्स्ट में, आपके चैप्टर में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन होगी। और अगर चैप्टर में न भी पूछा जाए, अगर लाइफ में आप अप्लाई करते हो तो बहुत अच्छी लाइन है। देखो वो जो नेल्सन है वो इन लोगों से सीखते हैं। वो क्या सीखते हैं कि आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कंकर्स द फियर, दैट फियर। मैंने ये सीखा कि हिम्मत यानी करेज का मतलब ये नहीं है कि डर नहीं होगा, बल्कि डर के ऊपर विजय। ऐसा नहीं हो सकता कि डर ही नहीं है किसी व्यक्ति के मन में, किसी के हार्ट में डर नहीं है। हार्ट में सब फीलिंग होती है, फोकस भी होता है, डिस्ट्रैक्शन भी होता है, करेज भी होता है, फियर भी होता है। सबके मन में सब फीलिंग होती है, पर जो फियर पे ऊपर विजय प्राप्त करता है, ट्रायम्फ प्राप्त करता है, वही करेज को प्राप्त करता है। डर के आगे जीत है। एक जो वीर व्यक्ति है, जो बहादुर है, बहादुर का मतलब ये नहीं जिसको डर नहीं लगता। बहादुर को डर लगता है लेकिन वो डर के आगे निकलता है, वो उसकी विल पावर डर से भी ऊपर होती है, तो उसको विजय दिलाती है, तभी वो डर के आगे जीत को प्राप्त करता है। फिर नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart
देन इट्स ऑपोजिट। ये बहुत ही अच्छी लाइन है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना नेल्सन मंडेला के कोट्स, तो आपको कोट्स में ये लाइन जरूर मिलेगी। वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति देखो पैदा नहीं होता नफरत करते हुए। सोचो बचपन में जब हम खेलते हैं, क्या हमें पता होता है क्या कि हमारे बगल वाला किस कास्ट का है? इंडिया का एग्जाम्पल दूं तो मान लो आप ठाकुर हो, तो क्या खेलते वक्त आपको पता है कि मेरे बगल वाला जो है वो शूद्र है? या फिर आप शूद्र हो तो आपको पता है क्या बगल वाला ठाकुर है? या फिर वो ब्राह्मण है, ये नॉन वेजिटेरियन वाला है, ये वेजिटेरियन वाला है, ये हिंदू है, मुस्लिम है? नहीं पता। वो तो बाद में हमारे दिमाग में कचड़ा भरा जाता है। आपको एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो वहां पे लिखवाया जाता है आपसे, आपका रिलीजन भरो, आपकी कास्ट भरो, तो आपको सिखाया जाता है। हमारा जन्म नफरत करते हुए नहीं हुआ, हमारे मन में ये सब कुछ भरा जाता है। और अगर हम लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो हम प्यार करना भी तो सीख सकते हैं। अगर इंसान को सिखाया जा सकता है नफरत करना, तो इंसान को बहुत आसानी से सिखाया जा सकता है प्यार करना, क्योंकि इंसान का दिल बना ही प्यार के लिए ना। आप खुद सोचो, आपको क्या अच्छा लग रहा है कि मैं प्यार से आपको समझा रहा हूं, या फिर अगर मैं गालियां दे दे के आपको समझा रहा था, समझते नहीं हो, गधे हो तुम? क्या अच्छा लगेगा आपको? प्यार। तो हमारा दिल प्यार के लिए ही बना है। जब हम प्यार से बात करते हैं तो दिल को अच्छा फील होता है, और जब किसी को डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं तो गुस्सा आता है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Perhaps for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. वो कहते हैं कि जब मैं जेल में भी था, जब ग्रिमेस्ट टाइम्स मतलब बहुत खराब समय चल रहा था, मैंने आपको बताया 27 साल जिंदगी के जेल में बताया इन्होंने, तो वो देखते थे एक ग्लिमर, मतलब एक उनको किरण दिखती थी इंसानियत की। अब देखो आपकी बुक में नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जिस बुक में से आपका चैप्टर है उस बुक में एक किस्सा लिखा हुआ है। देखो जैसे वो अपने जेल में थे ना, ये वाला जेल, तो ये क्या है, एक सर्दी का टाइम आता था। अब 27 साल इधर सर्दी तो बहुत देखी। अब सर्दी में क्या है, इनको फॉर्मेलिटी के लिए जो सरकार है वो प्रोवाइड करवाती थी एक पतली सी चादर, और वो सर्दी ऐसी होती थी कि आपको चाहिए एक मोटी वाली रजाई। तो ये क्या करते थे, नेल्सन वहां का जो गार्ड है उससे बहुत अच्छा रिश्ता बना के रखते थे। वो गार्ड को दया आ जाती थी तो वो चुपचाप जाके इनको स्टोर रूम से निकाल के एक रजाई दे देता था। तो उसी वाक्य का यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। वो कहते हैं कि जो ह्यूमैनिटी है वो मुझे देखने को मिलती है वन ऑफ द गार्ड्स, उन गार्ड्स में भी कहीं ना कहीं इंसानियत मुझे मिल जाती है। और ये जो इंसानियत है ना, कुछ समय के लिए भले मुझे मिली, ये जो इंसानियत है ना, यही मुझे बनाए रखती है। मुझे यकीन दिलाती है कि नहीं नेल्सन, तुम सही पथ पे हो, तुम बढ़ते बढ़ते चलो। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन आउट बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। आदमी की अच्छाई को छुपाया जा सकता है। कई बार होता है कि आदमी की अच्छाई दब जाती है कुछ फीलिंग्स की वजह से, टेम्पररी, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं हो सकता। आदमी अच्छा है, अच्छा ही रहेगा, अच्छाई कभी दबती नहीं है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, obligations to his family, to his parents, to his wife, children, and he has an obligation to his people, his community, his country. हर जीवन में, मतलब हर व्यक्ति के जीवन में उसके पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक होती है उसके परिवार, जिसमें उसके माता पिता, उसकी बीवी, उसके बच्चे हैं, और दूसरी होती है उसके लोगों के प्रति, उसके समाज, उसके देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी each man is liable to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. जब एक हम बात करते हैं समाज की जो सिविल है, मतलब सभ्य समाज है, एक ऐसी सोसाइटी जो काइंड है, गरीबों का ध्यान रखती है, शोषित वंचित पीड़ितों का ध्यान रखती है, तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है। कोई परिवार के लिए ज्यादा करता है, कोई समाज के लिए करता है, कोई दोनों के लिए, कोई दोनों के लिए ही नहीं कर पाता। कुछ ऐसे नालायक नालायक भी होते हैं, दोनों में फेल हो जाते हैं। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of obligations. पर साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में मेरे जैसे एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था ये काम करना, कि मैं दोनों तरफ कर पाऊँ, मतलब परिवार को भी देखूं, देश को भी देखूं। इन साउथ अफ्रीका, मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर आप एक मैन ऑफ कलर हो, मतलब अगर आप एक काले व्यक्ति हो, जो कि मेजोरिटी थी, और अगर आप कोशिश करते हो कि मैं नॉर्मल इंसान की तरह रहूं, जो अधिकार सबको मिल रहे हो मुझे मिले, तो आपको पनिश करेंगे, आपको आइसोलेट कर देंगे, आपको जेल में भटक देंगे, आपको आपके परिवार के पास नहीं रहने देंगे। इन साउथ अफ्रीका, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. मतलब अगर एक व्यक्ति है साउथ अफ्रीका में, ऐसा काला व्यक्ति, और वो कोशिश करे कि मैं अपने लोगों के लिए अपनी ड्यूटी को निभाऊं, मतलब दूसरे गरीबों की हेल्प करूं, तो वो नहीं कर सकता। उसको उसके परिवार से अलग कर देंगे और उसको अलग रहने पे मजबूर करेंगे। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबिलियन। उसको कैसी जिंदगी मिलेगी? एक ऐसी जिंदगी जो ट्विलाइट मतलब इलीगल है,
एग्जिस्टेंस मतलब रहने का तरीका। तो वो छुप छुपा के उसको रहना पड़ेगा, विद्रोही कहलाएगा, इलीगल कहलाएगा, उसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इनफैक्ट उसको नॉर्मल इंसान भी नहीं माना जाएगा, विद्रोही माना जाएगा। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबाउ माई फैमिली, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. अब यहाँ अगेन मैं आपको एक चीज बताता हूँ इनके बारे में। देखो, वो कहते हैं बिगनिंग में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, अब ये रियलिटी है। आपको पता है नेल्सन की जो उम्र थी करीब करीब 16 साल की। ये बहुत ज्यादा मस्ती में थे, गाँव के लड़के थे। इनकी जो फैमिली है, इनके पिता की वैसे 4 वाइफ थी और ये तीसरी वाली के बेटे थे। बहुत सारे भाई बहन थे और 3 झोपड़ियां थी इन लोग के पास गाँव में, खासकर। ठीक है, तो 3 झोपड़ियां थी और बहुत मजे करते थे। ये बैल के ऊपर पीछे घूमना, आगे मैं आपको बताऊंगा, इसमें बताएंगे वो। तो बहुत ज्यादा मस्ती थी। पर 16 साल की उम्र में क्या होता है, यहाँ पे एक स्पीच हुई। इनके कबीला था, कबीले में क्या होता था, 16 साल की उम्र में हर जो युवक है उसको समझाते थे कि बेटा देख, बचपन हो गया, तूने बहुत मस्ती कर ली, अब तुमको क्या करना है, इस देश के लिए कुछ करना है, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। और उस समय अत्याचार भी बहुत हो रहा था। तो इनके कबीले के सरदार ने जब समझाया तो उस समय इनके मन में खनका, यार नहीं, मेरे लोग गुलाम हैं, कुछ मुझे करना है, कुछ मुझे करना है। फिर धीरे धीरे इनको एहसास हुआ कि यार देश के लिए करते करते मेरे बेटे, मेरा भाई, मेरे पिता, मैं नहीं कर पाया। मतलब अपने पिता के लिए एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मतलब फैमिली पीछे छूट गई देश को सर्व करते करते। अब वो बताएंगे थोड़ा सा बचपन के बारे में। देखो, आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। वो कहते हैं कि मैं देखो ऐसे पैदा नहीं हुआ था भूख के साथ। यहाँ भूख मतलब खाने की भूख नहीं है, ठीक है। भूख मतलब आजादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ। मैं पैदा हुआ था एकदम फ्री। फ्री था मैं हर तरीके से। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर बाय मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls। तो मैं कैसे फ्री था, मैंने आपको बताया। तो ये ऐसा एक गांव था। तो वो कहते हैं गांव में खेतों में भागने से मैं फ्री था, मुझे कौन रोकता। वहां के गांव की साफ नदी में स्विम करना मेरा शौक था। ये होते हैं, देखो, रोस्ट मिलीस मतलब ये भुट्टे, पक्का आपने खाए होंगे इंडिया में। तो यार इसको कॉर्न कब बोलते हैं। तो इसको भुट्टे को भूनना, सो सितारों के नीचे उसको भूनना, और बैल के पीछे धीरे धीरे चलने वाले बैल की सवारी करना, सब कुछ आजादी थी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। जब तक मैंने पिता की बात मानी और अपने कबीले के रूल माने, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉस ऑफ मैन और गॉड। तो ना मुझे किसी इंसान और ना किसी भगवान के कानून ने रोका, मैं तो आजाद था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन, when I discovered as a young man that my freedom had already taken from me, that I began to hunger for it। लेकिन थोड़ा जब मैं बड़ा हुआ, वही मैंने कहा ना, जैसे ये बाहर गए तो जब दुनिया इन्होंने देखी तो इनको समझ में आया कि मेरा जो बॉयहुड की फ्रीडम थी, मेरा बचपन, मेरा लड़कपन, ये सब एक मिथ्या था। सब ये सिर्फ मेरे तक सीमित थी, फ्रीडम असली नहीं थी। और उसके बाद मुझे इच्छा हुई कि यार मुझे चाहिए फ्रीडम, मुझे आज़ादी चाहिए। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose। तो स्टार्टिंग में देखो फ्रीडम की डिमांड कैसे बढ़ी। पहले वो कहते हैं कि पहले मेरे को एज अ स्टूडेंट फ्रीडम चाहिए थी, छोटी मोटी फ्रीडम, मैं रात भर बाहर रह पाऊँ, मैं वो पढ़ूँ जो मैं चाहता हूँ, और मैं जाऊँ जहाँ मैं चाहता हूँ। अब ऐसा क्यों मना था, ये आपने पढ़ने का पॉइंट सोच रहे हो कि हमें तो अलाउड है, गूगल पे कुछ भी पढ़ो। देखो उस समय क्या था, ये अंग्रेजों का शासन था, तो हिंदुस्तान में भी ये सेम केस होता था। हम लोग चाहते थे कि हम अपना इतिहास पढ़ें, वो लोग पढ़ाते थे अपनी तारीफें। हमको पढ़ना है वैदिक वगैरह, वैदिक संस्कृत या वैदिक मैथ्स, वो पढ़ाएंगे अपना वाला मैथ्स। तो आज़ादी नहीं थी, रात भर बाहर रुकने की आज़ादी नहीं थी। इनके पिता थोड़े से कबीले वाले थे तो थोड़ा अलग मेंटालिटी थी। फिर लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। अब यहाँ मैं आपको एक और चीज बता दूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। ये देखो शहर है ये जोहान्सबर्ग। ये यहाँ पे क्यों गए थे, पहले ही अपने पिता के साथ एक जगह पे रहते थे। अब क्या हुआ, पिता इनकी शादी करवा रहे थे जबरदस्ती कि तुमको एक लड़की से शादी करना पड़ेगी। और इनका जो भाई था जस्टिस नाम का, सगा भाई नहीं था, सौतेला था वैसे, तो सौतेला भाई जस्टिस उस लड़की से प्यार करता था। तो ये नेल्सन, जस्टिस और वो लड़की, तीनों पिता से, नेल्सन के पिता जो कि बेसिकली जस्टिस के ही पिता हैं, तो उनसे भागते हुए ये लोग जोहान्सबर्ग नाम के शहर में गए थे।
तो ये शादी भी इनकी इच्छा से नहीं थी, इन पे थोपी जा रही थी। तब इनको लगा नहीं मुझे फ्रीडम चाहिए, शादी मेरी चॉइस होना चाहिए। अब जबरदस्ती के चक्कर में इनको इस शहर भागना पड़ा था, अपने कबीले से यहाँ पे आ गए वो जोहानसबर्ग। फिर उनको लगा यार, और बाद में जब इनकी अपनी फैमिली थी तो भी उनको वो फ्रीडम नहीं थी, क्योंकि अर्निंग में पूरी तरीके से वो कमा नहीं सकते थे, क्योंकि वो काले थे तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। तो ये कह रहे हैं मुझे ऑनरेबल फ्रीडम चाहिए थी। अगर मैं लॉफुल लाइफ जी रहा हूँ, जो कानून कहता है वही कर रहा हूँ, मैं कुछ स्मगलिंग तो कर नहीं रहा, कोई अत्याचार नहीं कर रहा, खून खराबा नहीं कर रहा, जो मेरा हक है वो मुझे मिलना चाहिए। मैं अपनी अर्निंग में कीप, मतलब उतना जितना मैं डिजर्व करता हूँ, कम से कम मेरी जितनी आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, वो पूरी हो, अपने हिसाब से मैं शादी कर पाऊँ। तो वहां पे आपको पता है भेदभाव था। इनफैक्ट अगर आप किसी ब्रिटेन वाली लड़की से या यूरोपियन से शादी करना चाहते हो, बेसिकली किसी गोरे से, तो आप नहीं कर सकते। अगर आप ब्लैक हो तो ब्लैक से शादी होगी, व्हाइट से नहीं होगी। तो इस टाइप के जो रूल्स थे बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव थे, जो आपको रोकते हैं आपकी जिंदगी जीने से। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। अब देख रहे हो आप, धीरे बचपन में फ्रीडम थी, फिर रियलाइज हुआ कि नहीं है, जवान होते होते समझ में आया कि और नहीं है। और अब और ज्यादा मुझे समझ में आया, मुझे मतलब नेल्सन को, कि खाली मेरी फ्रीडम नहीं गई है, बल्कि मेरे भाई बहन भी फ्री नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed but the freedom of everyone who looked like I did। फिर मुझे समझ में आया कि जो भी मेरी तरह दिखता है यानी काला, उसकी फ्रीडम नहीं थी, उन सबके पास फ्रीडम नहीं थी जैसे मेरे पास भी नहीं थी। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। इसी पल जब मुझे ये एहसास हुआ कि यार मेरे अलावा सब लोग बंदी हैं, कोई फ्री नहीं है जो मेरे जैसा दिखता है, मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। ये पार्टी थी जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी भी है, आज़ादी से पहले भी थी, वैसे ही अफ्रीका में भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, इन्होंने ज्वाइन की। और ये वो पल था जब इनकी अपनी आज़ादी की जो भूख है वो बन गई अब इनके देश की आज़ादी की भूख। मतलब जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। कहते भी है ना कि हमारी जिंदगी में दो बहुत बड़े दिन होते हैं, पहला जब आप पैदा हुए, दूसरा जब आपको समझ में आ गया कि आखिर आप क्यों पैदा हुए, आपको जीने का मकसद मिल जाए। तो ये वही टाइम था जब उनको जीने का मकसद मिला, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और उनको समझ में आ गया कि मैं इस देश को आज़ादी दिलवा के रहूंगा और इस स्ट्रगल का एक पार्ट बन के रहूंगा। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। अब देखो इनके जीवन में क्या परिवर्तन आए। ये जो इच्छा थी कि मेरे लोगों की आजादी हो, इससे एक डरपोक लड़का, बचपन में थोड़ा सा डरपोक थे, एक डरपोक लड़का एक बोल्ड यानी वीर लड़का बन गया। एक लॉ का सम्मान करने वाला वकील, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वकील थे, वकील एक क्रिमिनल बन गया। क्रिमिनल क्यों? जो आजादी के लिए लड़ेगा वो क्रिमिनल होगा, जेल भेजा जाएगा। वो जो परिवार से प्यार करता है, एक आदमी बन गया जिसके पास घर तक नहीं था, जिसको घर से अलग कर दिया गया था। जब ये फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे जेल जाना पड़ा। कई बार ऐसे हालात आए जब खाने को नहीं थे। इनका जो सूट आपने देखा होगा, हर बार इनकी फोटो सूट में है, वो इन पे कपड़े नहीं होते थे, पता है। वो सूट ये कम से कम 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहनते थे, उसके अलावा कुछ था ही नहीं वो सूट के अलावा। तो बजट तक नहीं हो पाता था कि सूट खरीद पाए। एक लाइफ लविंग मैन, एक आदमी जो इतना लाइफ से प्यार करता था कि कपड़े हो, ऐशो आराम हो, मस्ती हो, प्यार फ्रेंडशिप सब कुछ हो, वो एक मॉन्क की जिंदगी जीने लगा जिसके पास कुछ भी नहीं था। अब यहाँ आप सोच रहे हो कि बहुत महान अपने आप को बता रहे हैं, अब वो देखो अपने आप को एकदम नीचे ले आएंगे। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। लेकिन मैं बहुत ज्यादा कोई सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं हूँ जिसने बहुत ज्यादा त्याग किया। मेरे बगल में जो आदमी खड़ा है उसने भी उतना ही त्याग किया। यानी मेरे जो पूरे ट्राइब के लोग हैं, मेरे जो देश के लोग हैं साउथ अफ्रीका के, जिन्होंने स्ट्रगल किया, वो सब मेरी तरह ही हैं। मैं कोई अकेला नहीं हूँ जिसने ये सब कुछ त्यागा है। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वाज अलाउड व्हेन आई न्यू माय पीपल वर नॉट फ्री। तो लेकिन वो कहते हैं कि जब मुझे थोड़ी बहुत फ्रीडम भी जो मिलती थी ना, जो लिमिटेड फ्रीडम, वो भी मुझे नहीं मिल पा रही थी। अब जब मुझे ये पता चला कि मेरे जो लोग हैं वो फ्री नहीं है, मतलब स्ट्रगल करने के पहले मेरे पास थोड़ी बहुत तो फ्रीडम थी ना जो बाकी लोगों के पास होती थी, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि दूसरे फ्री नहीं है, मैंने स्ट्रगल करना शुरू किया, तो ये फ्रीडम भी मुझसे छीन ली गई। फ्रीडम इज indivisible, the chains on anyone of my people were the chains on all of them, the chains on all of my people were the chains on me। फ्रीडम वो कहते हैं एक इनडिवाइजेबल है,
आजादी को आप ऐसे नहीं बांट सकते कि इस देश का एक कबीला आजाद है और एक नहीं है, इस देश का एक स्टेट तरक्की कर रहा है एक नहीं है। अगर वो कहते हैं चेन्स है ना, बेड़ियां, बेड़ियां या फिर गुलामी, तो ये जो गुलामी है, गुलामी की जो बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं, अगर ये मेरे लोगों पे है, कुछ लोगों पे है, तो ये सब पे है। अगर ये सब पे है तो ये बेड़ियां मुझ पे है। मैं खुद को आजाद नहीं मान सकता। जैसे देश में बहुत लोग हैं, जो देश में गरीबी है तो किसको चिंता होती है? जो गरीब है। अमीर क्या कहता है, अरे क्या फर्क पड़ना है, खर्चे बढ़ रहे हैं तो कमाई भी बढ़ रही है, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता। तो देश में जब तक गरीबी सबको लिए नहीं है, हर कोई गरीबी का एहसास नहीं कर सकता, तो वो व्यक्ति भी नहीं करेगा। मतलब आप सोसाइटी में आइसोलेटेड नहीं रह सकते। आपकी प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है। आप कितने भी अमीर हो जाओ, पोल्यूशन का क्या सोल्यूशन निकालोगे? अगर पोल्यूशन सबके लिए, तो आपके लिए भी है। मिलावट वाली सब्जी आ रही है, केमिकल वाली, तो आपके लिए भी है। आप अलग नहीं हो। वैसे ही जो आजादी होती है ना, आजादी भी इनडिवाइजेबल है। पूरा देश आजाद है तो आप आजाद हो। बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्लाइड की तरफ। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली द ऑपरेस्ड। ये बहुत खूबसूरत लाइन है, ये गांधी जी जैसे विचार हैं इनके। वो कह रहे हैं कि मैं ये भी जानता था कि वो ऑपरेसर, हम पे अत्याचार करने वाला, उसको भी आजादी मुझे दिलानी है। मतलब अगर जो शोषण जिसका हो रहा है, जो गुलाम है, अगर उसको आजाद मुझे करना है, तो गुलाम बनाने वाले को भी आजाद मुझे करना है। अब आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है? अब देखो, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। कितनी खूबसूरत बात है। एक आदमी जो दूसरे की आजादी को छीनता है, वो खुद घृणा का कैदी है। उसके मन में घृणा है। जिसके मन में घृणा है वो कभी सुखी नहीं हो सकता, वो कभी शांत नहीं हो सकता। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो आदमी एक, बार्स मतलब होता है सलाखें। तो वो आदमी किसकी सलाखों के पीछे है? प्रीजुडाइस मतलब वो पूर्व धारणा, वो चीजों के पीछे पूर्व धारणा बनाता है। अब आप सोचो, अगर आप हर समय यही कहो कि है ना मैं इस कास्ट का हूं और है ना सब नीच है, तो आप कभी जी पाओगे? आपकी कोई भी कास्ट हो, आप शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, बनिया हो, अगर आप ये बना लो धारणा, तो क्या आप कभी जी पाओगे? आपके जीवन में शांति और सुख होगा? बिल्कुल नहीं। नैरो माइंडेडनेस, अगर आपकी सोच बहुत छोटी हो जाए, आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आप दूसरे को दबाने में अपनी एनर्जी लगाओगे तो खुद को कब उठाओगे? आप दूसरे को जितना दबाना चाहोगे, आपकी आजादी खुद छिन जाएगी। तो वो कहते हैं आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। तो मैं कभी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हूं अगर मैं किसी और की आजादी को छीन रहा हूं। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फॉर मी। उसी तरीके से अगर मेरी आजादी मुझसे छिन गई तो भी मैं फ्री नहीं हूं। तो अगर मैं आजादी किसी की छीनूंगा तो भी मैं बंधन में हूं, और अगर कोई मेरी आजादी छीनेगा तो भी मैं बंधन में हूं। तो नेल्सन चाहते थे कि ना अंग्रेज उनकी आजादी छीने, न गोरे काले पे अत्याचार करे और न काले गोरे पे। लास्ट लाइन, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर आर अलाइक रॉब्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। अत्याचार करने वाला और जिस पे अत्याचार हो रहा है, दोनों अपनी इंसानियत से दूर हैं। दोनों को आवश्यकता है इंसानियत की, उन सब चीजों की जो वो डिजर्व करते हैं, वो है शांति, सद्भावना। तो दोस्तों, इसी के साथ ही खूबसूरत सा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको नेल्सन की ये क्रिएशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन शेयर जरूर करो अपने क्लासमेट्स के साथ। एंड फाइनली